हम लोग अपना मास्टर क्लास का जर्नी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन में वहाँ पे जो पढ़े थे जीएसटी में, वहाँ पे हम लोग ने कवर किया कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या रहेगा। मैं उनको बता दूँ जिनको पता नहीं है, ये सारे वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, फास्ट ट्रैक से बेटर रहेंगे, रेगुलर से कम रहेंगे, बट यस एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। मतलब आप एग्ज़ाम में ये वीडियोस देख के आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। लास्ट क्लास जो मेरा आपके साथ डिस्कशन था वो क्लियर कट ये डिस्कशन था कि हम लोग में दो आर्टिकल होता है, आर्टिकल 246, आर्टिकल 265। ये दोनों आर्टिकल पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा कि क्यों गवर्नमेंट ने 5 जीएसटी लॉ बनाया और कितना वे में उसको समझाया, उस हिसाब से हम लोग ने डील किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दूसरा टॉपिक इंस्टीट्यूट मैट से ही, दैट इज नोन एज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड आईजीएसटी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ फोकस करिएगा। जीएसटी में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जीएसटी लगता है व्हेनेवर देयर इज अ सप्लाई। जब कभी भी कुछ सप्लाई होगा, अगर मैं मोटा मोटी आपको समझाऊं तो सप्लाई का मतलब एक बार के लिए समझ लीजिए सेल होना। तो जब कभी भी कोई सप्लाई होता है, सेल होता है, सेल क्या चीज़ का होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जब कभी भी देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 1 बोलता है देयर मस्ट बी अ सप्लाई। सप्लाई होना जरूरी है। जीएसटी लगाना है तो सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई का मोटा मोटी मीनिंग क्या है बोलिए तो सेल होना। सप्लाई क्या चीज़ का होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए। नंबर 2 याद रखिएगा, जो सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का हो रहा है, और जो ये गुड्स एंड सर्विस आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो वो सब कुछ होना चाहिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कोर्स में आप ये खरीद रहे हो या बेच रहे हो। हम ऐसे ही बेच रहे टाइम पास पे, बिजनेस नहीं है, जीएसटी पिक्चर में नहीं आता। ऐसे ही टाइम पास पे आप खरीद रहे बेच रहे, जीएसटी पिक्चर में नहीं आएगा। देयर मस्ट बी अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये जो सप्लाई होता है, मोटा मोटी मैंने इसका मतलब समझाया कि देयर मस्ट बी अ सेल। अब सप्लाई क्या होता है उसको समझिएगा। देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सप्लाई का जब बहुत सारा टाइप्स होता है, जिसमें से एक तरह का सप्लाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जब कोई भी इंसान माल बेच रहा होता है सामने वाले व्यक्ति को, तो मान लीजिए ये इंसान इसको गुड्स दे रहा है, तो इसके नज़रों से अगर आप देखिएगा तो इसके पास से गुड्स जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। अगर आप इसके नज़रों से देखिएगा, इस व्यक्ति के नज़रों से, तो इस व्यक्ति के नज़रों से अगर आप नोटिस करिएगा इसके पास गुड्स आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। आर वी थ्रू विद दिस? तो प्लीज़ फोकस करिएगा। जब कोई माल जा रहा होता है, मेरे पास से माल जा रहा है, तो देयर इज एन आउटवर्ड सप्लाई। मेरे पास माल आ रहा है तो इनवर्ड सप्लाई। तो जब भी हम माल बेचते हैं उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं, और जो इंसान उसको खरीद रहा होता है उसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं जब एक व्यक्ति गुड्स को सेल करता है देयर इज आउटवर्ड सप्लाई, और जब वो व्यक्ति गुड्स को खरीद रहा होता है, जो खरीद रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, ये एक तरह का सप्लाई होता है। दूसरा जो तरह का सप्लाई होता है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई? हम बोले देखिए बेटा, दो चीज़ ध्यान देना है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो माल बेच रहा है, मतलब जो सप्लायर है उसका क्या लोकेशन है, और जहाँ पे माल जा रहा है उसका क्या लोकेशन है। जैसे कि मैं आपको बताना भूल गया, 2 लोग होते हैं। जो माल बेच रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर, और जिसको माल मिल रहा होता है उसको अपने बोलते हैं रेसिपिएंट। तो दूसरा जो सप्लाई होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। नाउ इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? जहां पे हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में पड़ता है या सेम यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, उसको अपने इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। बोलने का मतलब है, अगर मैं कोलकाता से एक गुड्स बेच रहा हूँ किसी और व्यक्ति को
फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है, बट जो मेरे दिल के करीब गर्लफ्रेंड रही है उसका नाम सिमरन है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता था। ठीक है, टॉपिक के बाहर नहीं जाते, टॉपिक में वापस आते हैं, ध्यान से फोकस करिएगा। अगर मैं कुछ सामान भेज रहा हूँ सिमरन को, तो मैं एक माल बेच रहा हूँ सिमरन को। सिमरन रहती थी दुर्गापुर में, मैं रहता था कोलकाता में, लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा था नहीं, स्टेट एक है। तो जब कोई गुड्स कोलकाता से दुर्गापुर जा रहा है, दोनों का स्टेट क्या है? वेस्ट बंगाल। तो जब दोनों का स्टेट वेस्ट बंगाल है, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल, जहाँ पे माल जा रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल, सेम स्टेट में हो रहा है, उसी को बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब सेम यूनियन टेरिटरी में होगा तो भी बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो आपको दो तरह का टैक्स देना पड़ेगा। एक देना पड़ेगा CGST और एक देना पड़ेगा SGST, अगर सेम स्टेट में हुआ। और मान लीजिए सेम यूनियन टेरिटरी में, मान लीजिए अंडमान निकोबार से माल निकल के अंडमान निकोबार में कहीं जा रहा है, तो आपका लगता है CGST और UTGST। आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? अब जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो दो डिफरेंट स्टेट में है। ठीक है, दो डिफरेंट स्टेट में। मान लीजिए माल वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र जा रहा है, या फिर कोई माल आपका वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु जा रहा है, तो दो डिफरेंट स्टेट होते हैं, या फिर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज होते हैं, या एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी जा रहे होते हैं, तो उसको अपने इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई में आपका लगता है IGST रेट। याद रखिएगा, जो भी आपका रेट ऑफ टैक्स है जो लग रहा है आपका GST का, अगर CGST SGST लगेगा तो हाफ हाफ हो जाएगा। मान लो तुम्हारा GST रेट 18% है तो 9% हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? और IGST हमेशा टोटल में लगेगा, यानी कि IGST का लगेगा तो 18 लगेगा, और CGST SGST लगेगा तो 9% लगेगा। अब मूविंग टू द डिफरेंट एस्पेक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट सप्लाई को वो समझा रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सप्लाई ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये सब आपको समझने का नीड नहीं है, उतना बेसिकली आपको ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे वो लोग सप्लाई को समझा रहा है कि सप्लाई मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल वे में आप समझिएगा सप्लाई का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पे सप्लाई को समझा रहा है वो लोग कि सप्लाई इंक्लूड्स, अगर मैं आपको बताऊं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप यहाँ पे डिनोट करते हैं कि देयर मस्ट बी अ सप्लाई, देयर मस्ट बी अ व्हाट? सप्लाई। तो ध्यान से समझना, सेक्शन 7 क्या बोलता है। सेक्शन 7 बहुत प्यार से एक चीज़ बोलता है। सेक्शन 7 बोलता है कि सेक्शन 7 बेसिकली पहले बारे में बात करता है स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में वो बात करता है, जहाँ पे वो ये बोलता है कि आपका सप्लाई का क्या स्कोप है। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? तो देखिए, सप्लाई का बोलने का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। सप्लाई का मतलब होता है, देखो, सप्लाई इंक्लूड्स, क्या बोलता है सप्लाई का मतलब? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ सच एज सेल, सेल भी सप्लाई माना जाएगा, ट्रांसफ़र भी करना सप्लाई माना जाएगा। ट्रांसफ़र मतलब जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र ना हो, फिर भी हम आपको कुछ दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई। ठीक है। बाटर, कुछ लेन देन, एक्सचेंज हुआ, लाइसेंस पे देना, रेंटल पे देना, लीज पे देना, या कोई भी चीज़ को डिस्पोज करना, ये सब के सब सप्लाई माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, मोटा मोटी सेल को सप्लाई, मैंने ये माल बेचा तो सप्लाई, लेकिन मैं अगर ये माल यूज़ करने भी आपको दे रहा हूँ और ये यूज़ करके देना के लिए मैं आपसे कुछ कंसिडरेशन ले रहा हूँ, और ये जो भी मैं कर रहा हूँ इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ये धंधा है, तो भी वो सप्लाई माना जाता है। तो सप्लाई का बहुत क्रिस्टल क्लियर वे है बेटा, आपको समझ आ रहा है ना? सप्लाई का बहुत क्रिस्टल क्लियर है। सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोज और एनीथिंग विच इज डन फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको अपने सप्लाई बोलेंगे।
क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ बातें ऐसे हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस क्यों है? क्योंकि हम लोगों को 3 शेड्यूल के बारे में पढ़ना है। अगर मैं आपको एक क्लियर कट बात समझाऊं तो यहाँ पे क्लियर कट ये समझ आ गया कि सप्लाई होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई होता है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई माना नहीं जाएगा। नो बिजनेस नो सप्लाई, अगर धंधा में नहीं बेचते हो तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जो भी सप्लाई हो रहा है टैक्सेबल पर्सन द्वारा होना चाहिए। अब नाउ हु इज़ अ टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन इज़ अ पर्सन जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन लेता है एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करके। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, अगर मैं एक सामान बेच रहा हूँ इसको, तो मेरा सामान बेचना क्या सप्लाई माना जाएगा? उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या आप टैक्सेबल पर्सन हैं। टैक्सेबल पर्सन कैसे चेक करेंगे भैया? क्या ये ऐसा व्यक्ति है जिसका माल, मतलब क्या ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक लिमिट को एक्सटेंड करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? क्या वो तुम रजिस्टर्ड हो, टैक्सेबल हो? अगर नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर जीएसटी लागू नहीं हो रहा है, तुम कलेक्ट नहीं कर सकते। तुम जो भी बेच रहे हो बिजनेस में बेचना चाहिए, मतलब तुम्हारा बेचना धंधा होना चाहिए, तुम टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए। तुम जो भी बेच रहे हो उसके लिए कुछ पैसा ले रहे हो, और जो तुम बेच रहे हो वो गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, जो भी कर रहे हो वो सप्लाई होना चाहिए। तो भैया जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सारा कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी पिक्चर में आता ही नहीं है। घर का बुलावा आया है, हेलो चांदनी में है। क्या आपको मैं समझा पा रहा हूँ अच्छी तरह से? तो अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप बोले भैया कि सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तो मैं लगाऊंगा जीएसटी। अब जीएसटी लगता कैसे है उस पर थोड़ा बात कर ले। जीएसटी का क्या पिक्चर है ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये 2 व्यक्ति है, जो इंसान जीएसटी चार्ज करेगा वो टैक्सेबल होना चाहिए, उसके द्वारा जो भी माल गुड्स एंड सर्विस जा रहा है वो होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, वो बिजनेस में बेचना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। तो मान लीजिए ये व्यक्ति इसको एक माल बेच रहा है जिसका वैल्यू 20,000 है, और इस माल पे जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार इसके पास आ रहा है क्योंकि ये कंसिडरेशन भी ले रहा है, बिजनेस में बेच रहा है, गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है और टैक्सेबल भी है। तो जीएसटी जो वो बेच रहा है, मतलब जो जीएसटी लगा रहा है, मान लीजिए एक बार के लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10%, तो टोटल जीएसटी जितना वो चार्ज कर रहा है वो है 2,000, तो टोटल माल कितना हुआ 22,000। अब ये जो बंदा है जिसको आप लोग रेसिपिएंट बोलोगे, ये क्या करेगा, इसको 2,000 पे करेगा। जैसे ही ये इसको 2,000 पे करेगा, मतलब टोटल में 22,000 पे करेगा, ये अपने पॉकेट में अपना कॉस्ट रखेगा 20,000, 2,000 वो किसको जमा कर देगा, गवर्नमेंट को। मतलब क्या है, ये बंदा आपसे जीएसटी तभी चार्ज कर रहा है, ये बंदा आपसे जीएसटी इसलिए चार्ज कर पा रहा है क्योंकि इसके पास ये सब सारा कंडीशन फुलफिल हो पा रहा है, तो वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है। और ये जो जीएसटी चार्ज कर रहा है एट द एंड यही सप्लायर गवर्नमेंट को दे रहा है आपसे कलेक्ट करके, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। जब सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। रेसिपिएंट कौन होता है? रेसिपिएंट वही जिसके पास माल आ रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर रेसिपिएंट इसको टैक्स दे रहा है और ये जाके गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा है, फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन जब लाइबिलिटी टैक्स देने का रेसिपिएंट पे खुद पे है, वही डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करेगा, उसको अपने बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का क्लियर हो गया। जब हम लोग ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो फिर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे वो लोग यही समझा रहा है। अब इसको आगे अच्छी तरह से समझने के लिए इसका डिस्कशन और अच्छी तरह से किया गया है कि सेल इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। ठीक है, अब इसमें से आपको कोई भी डिटेल में पढ़ने का नीड नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये सब कुछ पढ़ने का नीड नहीं है। अब एक चीज अपने आप को दिमाग में डाल के समझिएगा। नॉर्मली एक रूल है जो बोलता है नो कंसिडरेशन
नो सप्लाई। मतलब अगर कंसिडरेशन आप नहीं चार्ज कर रहे, आप सामने वाले को कुछ बेच रहे हो, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे, तो माना जाता है कि आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया है, और कंसिडरेशन अगर आपने नहीं लिया तो कोई भी तरह का सप्लाई माना नहीं जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? तो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। बट जहाँ लॉ है उसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्सेप्शन बोलता है कि 4 एक्टिविटी है। कितना एक्टिविटी? 4 एक्टिविटी है। देयर आर 4 एक्टिविटीज इन अंडर दिस 4 एक्टिविटीज 4 एक्टिविटी में अगर अपने ये 4 एक्टिविटी, ये जो 4 एक्टिविटी है, ये 4 एक्टिविटी जो दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, ये 4 एक्टिविटी बोलता है कि इस 4 एक्टिविटी में ये 4 तरह के लिस्ट दिया हुआ है जो दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, ये 4 तरह के एक्टिविटी पे भले ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो फिर भी सप्लाई माना जाएगा। ये 4 तरह के ट्रांजैक्शन में भले ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो फिर भी सप्लाई माना जाएगा। नाउ अब इसमें जो भी आप देख रहे हो, ऐसा कौन सा एक्टिविटीज़ है भैया जिसमें हम लोग कंसिडरेशन नहीं भी हो फिर भी सप्लाई माना जाएगा? तो देखिए, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, अगर हम लोग उसको बिना कंसिडरेशन के भी करते फिर भी सप्लाई माना जाता है। तो भैया वो 4 एक्टिविटी का थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए। हम बोले चलिए आ जाइए 4 एक्टिविटी का आपके सामने डिस्कशन कर ले। तो एग्जाम ओरिएंटेड में आपको शेड्यूल 1 को क्या करना है? लर्न मतलब ये 4 एक्टिविटी आपको ध्यान रखना है। इसके पहले मैंने जो भी बताया आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया, तो आप बस उसको याद रख लेंगे तो आपका एग्जाम में समझने वाला चीज़ बेटर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये पूरा लर्न पे है। एग्जाम ओरिएंटेड है तो मैं आपको एकदम स्पेसिफिक कर दूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब एक्टिविटीज जो स्पेसिफाई हो रहा है शेड्यूल 1 में, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे को यूटिलिटी समझ आता है तो फिर मैं करता हूँ मेहनत, यूटिलिटी नहीं समझ आता तो मैं मेहनत नहीं करता हूँ, सीधा बात है। मतलब साथ साथ अगर मेरे को लगेगा कि ओके बच्चा लोग इस वीडियो को देख के कंप्लीट कर लिया, डन बोल देगा, तो मेरे को लगेगा चलो इनका डन हो गया, मेरे पार्ट का बाकी है, तो हम लोग डेली रिवीजन कर पाएंगे। और आप आई प्रॉमिस अगर आप ये वीडियो भी 2x पे देख लोगे, अच्छा से देख लोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा जीएसटी। तो एक्टिविटी जो स्पेसिफाई किया गया शेड्यूल 1 में वो भले ही बिना कंसिडरेशन के किया हो फिर भी उसको सप्लाई हम लोग मानेंगे। ऐसे जनरल रूल बोलता है नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, बट शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी दिया हुआ, अगर आप वो करेंगे बिना कंसिडरेशन के भी फिर भी आपका सप्लाई माना जाएगा। जिसमें से सबसे पहला आता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ, ध्यान से, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट where input tax credit has been availed on such asset shall be treated as supply। इस लाइन का मतलब समझिएगा, बोल रहा हूं कि एक बिजनेस अपने एसेट को परमानेंटली डिस्पोज करता है। मान लीजिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये बहुत बच्चा जो नया नया पढ़ रहा है वो समझेगा ये आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मैं उसको बता देता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो एक ऐसा चीज़ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा चीज़ है जब जीएसटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द मतलब क्या है, मतलब ये है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, इसने इसको माल बेचा 10,000 का और उसने जीएसटी कलेक्ट किया 10% यानी कि 1,000, टोटल बिल हुआ 11,000। ये बंदा ने इसको पे किया 11,000 रुपया, ये अपने पॉकेट में रखेगा 10,000 और ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा कितना? 1,000। तो जो इंसान ने टैक्स पे किया है, उसको क्रेडिट मिलेगा जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद रखिएगा, इस व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा अगर ये जो सामान उसने लिया है ये बिजनेस के लिए लिया है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिया, बिजनेस के लिए लिया। मतलब अपने बिजनेस में उसको यूज़ करके धंधा करेगा, फ्यूचर में कुछ काम करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, फर्दर सेल करेगा, जो भी करेगा बिजनेस में करेगा, तब इस बंदा को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब मान लो ये बंदा वापस भी ये सामान किसी और को अगर बेचेगा, वापस से ये बंदा किसी और को ये सामान बेचेगा, तो उस समय जब भी वो बेचेगा तो इससे भी कुछ टैक्स कलेक्ट करेगा, और जब वो इससे भी कुछ टैक्स कलेक्ट करेगा
तो उस समय मान लीजिए ये माल उसको देखो 2000 का प्रॉफिट रख रहा है, मान लो 12000 में बेच रहा है, इससे भी 10% जीएसटी काट रहा है, मान लो 1200, तो टोटल बिल हुआ 13200। तो इससे वो कलेक्ट करेगा कितना, 13200। इसके पॉकेट में तो आने का अधिकार कितना है, 12000, क्योंकि वही है। गवर्नमेंट को जमा करना उसको 1200, लेकिन गवर्नमेंट को वो 1200 जमा नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी उस गुड्स पे टैक्स दे चुका है, कितना, 1000। उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो जब ये माल बेचा तो इसके पास से माल जा रहा था, तो सामने वाले से उसने टैक्स कलेक्ट किया। माल बेचा तो सामने वाले से कलेक्ट किया, तो सामने वाले से जो टैक्स कलेक्ट किया उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। माल आउट हो रहा था, उस पर कलेक्ट किया टैक्स, तो आउटपुट टैक्स। माल जब खरीदा तो माल आ रहा था, उस पर जब मैंने टैक्स पे किया तो इनपुट टैक्स। दोनों को एडजस्ट करके टैक्स दिया जाता है। तो इससे जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया वो था 1200 रुपया, और मैंने 1000 ऑलरेडी पे कर चुका था, जिसको हमको इनपुट टैक्स रेट मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट को मेरे को सिर्फ जमा करना है 200, तो एट द एंड गवर्नमेंट के पास तो 1200 ही जा रहा है। और हमेशा याद रखिएगा जीएसटी में जो एंड कंज्यूमर होते हैं वही टैक्स इसको पे कर रहे होते हैं। तो शेड्यूल 1 में बोलता है कि जब कभी भी देयर इज़ अ परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है, देयर इज़ अ परमानेंट ट्रांसफ़र। देखते हो पढ़ाते पढ़ाते 50 रकम का फ़ोन आएगा हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, फिर भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बोल रहा है कि अगर आपका बिजनेस में, अगर आपने परमानेंटली डिस्पोज किया है बिजनेस एसेट्स को, बोलने का मतलब है बिजनेस एसेट्स को परमानेंटली अगर आपने बेचा है और उससे आपने आईटीसी अवेल किया है, बेचने के बाद आपने उसमें आईटीसी अवेल किया है उस एसेट में, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। मतलब क्या है, बिजनेस एसेट, ठीक है, बिजनेस एसेट उसने परमानेंटली ट्रांसफ़र किया है। मान लीजिए बिजनेस एसेट उसने परमानेंटली ट्रांसफ़र किया अपने फैमिली मेम्बर को। बिजनेस का एसेट है वो फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। अब फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र करेगा तो पैसा नहीं लेगा, लेकिन जब ये बिजनेस एसेट खरीदा था तो उसने उस समय आईटीसी अवेल किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। हम जब खरीदे थे तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किए थे, ठीक है। तो जब हम उसको किसी को बेच रहे बिना कोई सब कंसिडरेशन के, तो मेरे को बिना कंसिडरेशन के बेच रहा है फिर भी सप्लाई माना जाएगा। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आईटीसी अगर आप लिए हो, अगर आपने आईटीसी को अवेल किया है तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। टैक्स पॉइंट के नज़रों पे ध्यान दीजिएगा। वेयर आईटीसी हैज़ नॉट बीन अवेल्ड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ सच एसेट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट ट्रीटेड एट सप्लाई। बोलने का मतलब है आईटीसी मेन है। हम जो माल बेच रहे हैं उस माल का मैंने आईटीसी लिया था, हम जो माल बेच रहे हैं उस माल का मैंने आईटीसी लिया था, तो जो माल मैं बेच रहा हूँ बिना कंसिडरेशन को उसको सप्लाई माना जाएगा। जोला वे जोला। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग? तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई या आ जाओ। फिर एग्जाम्पल 2 में हम लोग समझ, तो एग्जाम्पल में समझ जाते हैं। मिस्टर रमेश ब्यूटी प्रोडक्ट में इंगेज था, उसका कुछ आइटम में वो आईटीसी लिया था, उसको पर्सनल यूज़ के लिए उसके अपने फैमिली मेम्बर्स में बांट दिया गया। सच ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे इवन देयर इज़ नो कंसिडरेशन। उसी तरह से मिस्टर किशन परचेस्ड फर्नीचर ऑन विच ही हैज़ टेकन आईटीसी। फर्नीचर लिया था जिसमें उसने आईटीसी लिया था। 2 साल बाद उसने वो डोनेट कर दिया फर्नीचर को टू एन एनजीओ। इस डोनेशन को भी हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, क्योंकि मैंने आईटीसी लिया था। ओके, तो ये पहला एक्टिविटी कंप्लीट होता है। दूसरा एक्टिविटी होता है कि अगर आप गुड्स या सर्विस एक्सचेंज कर रहे हो रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, बट एक्सेप्शन दिया हुआ है शेड्यूल 1 में। अगर एक्सेप्शन दिया हुआ है शेड्यूल 1 में तो याद रखिएगा सिर्फ कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, बाकी सारा कंडीशन होना चाहिए। बोलने का मतलब है कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानेंगे 4 केस में, लेकिन इस 4 केस में बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए वो बोल रहा है कि जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, और ये जो भी हो रहा है जान,
ये जो भी हो रहा है ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रहा है, तो उसको अपने सप्लाई मानेंगे, उसको अपने क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कुछ भी सप्लाई हो रहा है तो उसको अपने क्या मानेंगे, बिना कंसिडरेशन का हो रहा है फिर भी अपने क्या मानेंगे, उसको सप्लाई मानेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा रिलेटेड पर्सन कौन होता है, हम बोले आ जाओ डिस्कस कर ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिलेटेड पर्सन क्या होगा देख लो। रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है वो इंसान जो एक कंपनी में ऑफिसर और डायरेक्टर है अनदर बिजनेस का। एक दूसरे के बिजनेस के आप ऑफिसर है और डायरेक्टर है। हम तुम्हारे कंपनी में डायरेक्टर है, तुम मेरे कंपनी में डायरेक्टर हो, तो हम लोग दोनों रिलेटेड है। अगर हम लोग पार्टनर है बिजनेस में, अगर हम लोग पार्टनर है बिजनेस में, तो हम लोग जो पार्टनर है मिलन हो रहा है हमारा, तो हम लोग रिलेटेड है। अगर हम लोग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय है, वी आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इफ वी आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय देन वी आर रिलेटेड पर्सन। ओके, एनी पर्सन directly or indirectly owns, control or hold 20% of more of the outstanding voting stock or share of both of them। बोलने का मतलब है तुम जो आई ज़िंदगी में बात बन गई। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। बोलने का मतलब है एक इंसान इस कंपनी का भी और इस कंपनी का भी 25% और 25% होल्ड करता है, तो ये दोनों एक दूसरे का रिलेटेड पर्सन माना जाता है। एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करता है तो रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय अ थर्ड पर्सन। उल्टा, जैसे ये ऐसे जा रहा है या फिर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे भी कंट्रोल होगा, ऐसे भी कंट्रोल होगा, कंट्रोल कंट्रोल होगा, ठीक है। टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। ये दोनों मिला के एक थर्ड पर्सन को होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, तो ये दोनों भी रिलेटेड माना जाएगा। ये इंसान इस दोनों को कंट्रोल करता है तो भी रिलेटेड माना जाएगा। और मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अगर आप मेंबर है सेम फैमिली के तो आप रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। पारिवारिक में कौन कौन इंक्लूड होगा ध्यान रखिएगा, इसको जनरल रीडिंग करिएगा, लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा MCQ में, MCQ 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 MCQ। नाउ व्हाट डज यू मीन बाय MCQ? MCQ का मतलब होता है गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेल नॉट बी ट्रेडेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, अगर हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं जिसका अमाउंट 50,000 तक है तो इसको सप्लाई माना नहीं जाएगा। ओके ओके बेटा, ओके 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 ओके। फिर हम लोग समझा रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। एक इंसान जो ऑब्टेन किया है या रिक्वायर्ड है ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। बोलने का मतलब है अगर एक इंसान ने वेस्ट बंगाल में एक रजिस्ट्रेशन लिया, तमिलनाडु में एक रजिस्ट्रेशन लिया, तो एक ही इंसान के पैन से 2 रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो भले ही बिजनेस एक है लेकिन एक दूसरे को इसको दोनों को डिस्टिंक्ट मानेंगे और इस माल यहाँ से यहाँ जाएगा भले ही बिना कंसिडरेशन के फिर भी सप्लाई मानेंगे। या फिर कोलकाता में ही तुमने 2 रजिस्ट्रेशन लिया है 2 बिजनेस का, तो दोनों बिजनेस अलग माना जाएगा, अलग अलग अलग। आर वी थ्रू विद दिस? ओके ब्रो, ओके। X Limited has 3 branches, one at Kolkata, another at Chennai and third one at Mumbai. All these branches are separately registered with GST and treated as distinct person. Okay? Okay. फिर शेड्यूल 1 का 2 एक्टिविटी हो गया। अब शेड्यूल 1 का तीसरा एक्टिविटी। शेड्यूल 1 का तीसरा एक्टिविटी ये बोलता है कि अगर कोई भी तरह का सप्लाई हो रहा है बाय अ प्रिंसिपल और हिज टू हिज एजेंट। एजेंट कौन होता है? मिडिल मैन होता है जो प्रिंसिपल और कस्टमर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो कोई इंसान अगर प्रिंसिपल और कस्टमर को कनेक्ट करता है उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल जो माल देता है एजेंट को, हम माल भेजे अपने एजेंट को, एजेंट माल बेचेगा कस्टमर को, तो प्रिंसिपल जो माल बेचेगा एजेंट को और एजेंट फिर फ्यूचर में जो माल बेचेगा। तो अगर जो माल फ्यूचर में एजेंट बेच रहा है तो प्रिंसिपल जो माल एजेंट को दे रहा है और एजेंट जो माल बेच रहा है, अगर एजेंट वो माल बेच रहा है अपने कोर्स मतलब अपने नाम पे, प्रिंसिपल का नाम यूज़ नहीं कर, हम एजेंट को दिए, एजेंट अपने नाम पे बेच रहा है, तो मेरे द्वारा जो माल सप्लाई किया गया एजेंट को बिना सप्लाई के मतलब बिना कंसिडरेशन के फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे। ओके ओके, प्लीज़ बोलो, प्लीज़ बोलो। ओके देखो,
Mr. Prem, Kolkata, is an agent of Mr. Magan, Mumbai. Mr. Prem is acquiring goods on the behalf of Mr. Magan and supply it to Mr. Magan. Here, transaction between Mr. Prem and Mr. Magan is treated as supply, even there is no consideration. नशा किया है. फोर्थ नंबर देखो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन. बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, सर्विस इम्पोर्ट हो रहा है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मैं अगर कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ बिजनेस के मतलब इंडिया के बाहर से बिजनेस के कोर्स में किसी रिलेटेड पर्सन से, तो वो हम लोग का भले ही बिना कंसिडरेशन का हो फिर भी सप्लाई माना जाएगा. मैं बाहर से इंपोर्ट में सर्विस ले रहा हूँ एक ऐसे जगह से जो आउटसाइड इंडिया है और जिससे ले रहा हूँ वो रिलेटेड है, हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड है. जो भी मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहा हूँ इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस ले रहा हूँ, फिर भी हम लोग के लिए वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा. आई होप ये 4 एक्टिविटी आप क्लियर कर लिए. अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस को उन लोग बहुत ही अच्छा तरीका से डिस्कशन किया है. बोल रहा है अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो विद कंसिडरेशन है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी इन्वॉल्व है तो ट्रीटेड एज सप्लाई माना जाएगा. अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो विद कंसिडरेशन है लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए करते हो तब भी सप्लाई माना जाएगा. नीच अगर आप विदाउट कंसिडरेशन करते हो लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करते हो और इससे करते हो तो ट्रीटेड एज सप्लाई. किसी और से करोगे तो ट्रीटेड एज सप्लाई नहीं माना जाएगा. पर्सनल यूज़ के लिए करोगे तो ट्रीटेड एज सप्लाई नहीं माना जाएगा. बोलने का मतलब है हम माल इंपोर्ट और सर्विस करवा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, बिना कंसिडरेशन के लिए सप्लाई माना जाएगा. लेकिन जिससे करवा रहे वो इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए. आर वी थ्रू विद दिस? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. देयर इज वन सर्कुलर है बाय वन गेट वन फ्री. बाय वन गेट वन फ्री. नाउ व्हाट डज दिस सर्कुलर मीन्स? वेट इंपॉर्टेंट वन कॉलिंग. हेलो, चलिए सर्कुलर को समझते हैं. यहाँ पे क्या होता है ना, ये कभी कभी कंपनी अनाउंस करता है कि आप बाई वन ले लीजिए गेट वन फ्री. बाई वन गेट वन फ्री, ठीक है. और ऑफर कैसा रहता है, इधर देखिए. ऑफर कुछ इस प्रकार रहता है, बाई वन शॉप एंड गेट वन सोप फ्री, गेट वन टूथब्रश फ्री अलॉन्ग विद परचेज ऑफ टूथपेस्ट. मतलब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा गुड्स का सप्लाई हो रहा है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है बट फिर भी सप्लाई हो रहा है. जैसे कि बाई वन सोप गेट वन सोप, बाई वन सोप गेट वन सोप. तो एक सोप का तो पैसा आ रहा है, दूसरे सोप का पैसा नहीं आ रहा है. तो क्या वो दूसरे सोप को हम लोग ट्रीटेड एट सप्लाई करेंगे बिकॉज वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? क्या वो सप्लाई होगा? तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन वो तो एक क्या बोलते हैं, बोलो ना, प्राइमा फेसी पे आप लोग सही बोल रहे हैं. लेकिन इन फैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री ऑफ गुड्स. इंडिविजुअल सप्लाई नहीं है ये. खाली हम वो सोप नहीं दे रहे, उसके साथ हम एक कंसिडरेशन, मतलब इस स्टेपलर के साथ एक स्टेपलर फ्री. तो इस स्टेपलर का तो पैसा ले रहे हैं ना, इंडिविजुअली वो स्टेपलर फ्री नहीं दे रहे हैं, ठीक है. तो वेरा ये वाला लाइन देखो बेटा, सर्कुलर में ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है. Where a single price is being charged for the entire supply, it can be treated as the supplying 2 goods for the price of 1. मतलब वो सप्लाई माना जाएगा. आज का डिस्कशन हम लोग यहीं रखेंगे. मिलते हैं कल कृपया मिलेंगे और मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच.